Hi everyone, myself Dr. Aruj and I welcome you all on Pharmacy Made Easy चैनल। हमारा आज का टॉपिक है एलर्जी और एलर्जन के बारे में। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन यानी तारुफ, केस हिस्ट्री लाइक किसी पेशेंट को एलर्जी है तो उसके कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, स्किन टेस्ट, कौन सा स्किन टेस्ट करके हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि किस टाइप की एलर्जी है, ट्रीटमेंट मतलब इलाज एंड मैकेनिज्म ऑफ एलर्जी कि एलर्जी किस तरह वर्क करती है, लाइक एक एलर्जन बॉडी के अंदर जाके क्या क्या चेंजेस करता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ एलर्जी एंड व्हाट इज़ एलर्जन। तो हम डिफ़ाइन करेंगे फर्स्ट कि हमारे पास एलर्जी क्या होता है। एलर्जी हमारी बॉडी का कोई भी ऐसा एबनॉर्मल रिस्पॉन्स है जो किसी नॉर्मल चीज़ को किया जाए। मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोग परफ्यूम यूज़ करते हैं। अगर एक रूम 1000 लोगों से फिल है तो हो सकता है कि 999 लोगों को एलर्जी ना हो, लेकिन कोई एक ऐसा बंदा हो जिसका इम्यून सिस्टम, जिसे क़ुव्वत मुदाफ़त का निज़ाम कहते हैं, ये समझे कि ये जो परफ्यूम के पार्टिकल्स हैं ये एंटीजन हैं और इनको किल करने के लिए एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट कर दे। वो चीज़ें जो नॉर्मल हैं बट हमारा इम्यून सिस्टम उसको कंसीडर करेगा कि वो एबनॉर्मल हैं और अनयूजुअल हैं, लाइक वो पहले कभी बॉडी उनसे एक्सपोज नहीं हुई। उनको किल करने के लिए हमारी बॉडी बनाने लग जाएगी एंटीबॉडीज़। एंटीजन हमारे पास होगा एलर्जन, उसको मारने के लिए हमारी बॉडी बनाने लग जाएगी एंटीबॉडीज़। तो एलर्जी की तारीफ़ यूँ की जा सकती है कि एलर्जी हमारे जिस्म का कोई भी ऐसा रिस्पॉन्स जो उसे नहीं करना चाहिए, एबनॉर्मल रिस्पॉन्स है जो कि इम्यून सिस्टम में फ़ॉल्ट की वजह से देखने को नज़र आएगा, उसे एलर्जी बोलते हैं। अब हमारी बॉडी में किस किस चीज़ से एलर्जी हो सकती है, उन तमाम चीज़ों को एलर्जन या एंटीजन बोलते हैं। अगर हम एलर्जन देखें कि क्या क्या हो सकते हैं एलर्जन, तो हमारे पास एलर्जन हैं फूड, स्पेसिफिक टाइप ऑफ फूड एलर्जन हो सकते हैं। तो एलर्जन हमारे पास हो सकते हैं फूड, कोई ऐसा खाना जो हमने पहले नहीं खाया और फर्स्ट टाइम हम उसको यूज़ कर रहे हैं, लाइक सी फूड। लेकिन एक अंदाज़े के मुताबिक दुनिया में 90% लोगों को 8 खानों से एलर्जी है, जिसमें सबसे टॉप पे है मिल्क, यानी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों को मिल्क से एलर्जी है। उसके अलावा डस्ट, कोई गर्द का ज़रा, प्लांट पोलन, मौसम बहार में पौधों पे जो फूल खिलते हैं उससे पहले स्मॉल पोलन्स जनरेट होते हैं, बहुत से लोगों को उनसे एलर्जी होती है जिसे पोलन एलर्जी कहा जाता है और उससे बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा स्पेसिफिकली मेडिसिन से एलर्जी हो सकती है। मेडिसिन में सबसे डेंजरस है हमारे पास वो चीज़ें जो डायरेक्ट हमारी बॉडी पे जाके एक्ट करती हैं, लाइक इंजेक्शंस। अगर हम एक जनरल ओवरव्यू देखें कि एलर्जन जब हमारी बॉडी में जाता है तो क्या इफ़ेक्ट होता है। सबसे पहले एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर दाखिल होगा। एंटीजन को मारने के लिए हमारा जिस्म एंटीबॉडीज़ बनाएगा। जो सबसे बेसिक क्लास ऑफ एंटीबॉडीज़ हैं वो हैं IgE। हमारी बॉडी IgE जनरेट करती है, इम्यूनोग्लोबुलिन टाइप E, जो कि रिलीज़ करती है हिस्टामिन। ये डायरेक्ट हिस्टामिन रिलीज़ नहीं करती, एक सीरीज़ होती है कि एक सेल दूसरे सेल को एक्टिवेट करता है, देन हिस्टामिन रिलीज़ होती है। हम डिटेल में इसको देखते हैं। हिस्टामिन के रिलीज़ के साथ साथ मेमोरी सेल और प्लाज्मा सेल बनते हैं। मेमोरी सेल मतलब वो सेल जो याद रखेंगे कि ये चीज़ एलर्जन है और इसने हमारी बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस किया, और प्लाज्मा सेल फर्दर एंटीबॉडीज़ जनरेट करने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें कि हिस्टामिन हमारी बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स पे एक्ट करती है। अब एलर्जी अगर किसी बंदे को होगी किसी भी चीज़ से, सबसे पहले क्या होगा कि उसकी आइज़, आँखों से पानी आना स्टार्ट हो जाएगा, फ्लू लाइक सिम्टम्स होंगे। इसको लैक्रिमेशन टाइप सिम्टम्स बोलते हैं, या कंजक्टिवाइटिस, कि हमारी आँखों के नीचे वाली आईलेड जो कि हमारा वाइटिश पार्ट होता है आँख का, उसमें रेडनेस हो जाएगी, जिसे कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। जिस भी वर्ड के लास्ट में ITIS आ रहा है इसका मतलब है कि ये इन्फ्लेमेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अलावा जो नोज़ है, फ्लू लाइक सिम्टम्स हो जाएंगे, नाक के आसपास और सर के एरिया में पेन होना स्टार्ट हो जाएगी, सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी, और स्किन पे रेडनेस हो जाएगी, रैशेज़ हो जाएंगे, जिसे यूटिकेरिया बोलते हैं। अब हम देखेंगे कि एलर्जन कितनी तरह के होते हैं, ये किस तरह हमारी बॉडी को अफेक्ट करते हैं। इनहेलेंट, इनहेल का मतलब है नाक के ज़रिए कोई चीज़ अंदर लेके जाना, तो ये थ्रू नोज़ हमारी बॉडी में जाएंगे और एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। कॉन्टैक्टेंट लाइक हमारी स्किन के साथ डायरेक्ट रिलेट कर रहे हैं तो स्किन पे टच होता है, कॉन्टैक्ट होता है इनका। इंजेस्टेड मतलब फूड, ये थ्रू माउथ हमारी बॉडी के अंदर जा सकते हैं। इंजेक्टेड, ये भी स्किन के रूट से हमारी बॉडी में जाएंगे, ये IV इंजेक्शन हो सकता है या कोई इंसेक्ट है, किसी कीड़े मकोड़े का काटना है।
एक चीज़ जो हमें कंसीडर करनी है, अगर किसी पर्सन को इनहेलेंट रूट से एलर्जी हो रही है नाक के जरिए, तो जो उसका स्वेयर सिम्टम होगा वो भी हमें नाक पे देखने को मिलेगा। उसे फ्लू लाइक सिम्टम्स होंगे, आंखों से पानी निकलेगा। जिस पेशेंट को कॉन्टैक्टेंट टाइप एलर्जी हो रही है, मतलब स्किन के साथ एलर्जी कॉन्टैक्ट कर रही है, तो सबसे पहले क्या होगा कि स्किन पर डर्मेटाइटिस हो जाएंगे, रशेज़ हो जाएंगे। इंजेस्टेड खाने से एलर्जी हो रही है, खाना थ्रू माउथ बॉडी में जा रहा है तो वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी, डायरिया हो जाएगा, और जब आपकी बॉडी से सब कुछ एक्सपेल आउट हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। इंजेक्टेड रूट से जा रही है तो ये हमारे ब्लड के साथ अफेक्ट करेगी, और सबसे डेंजरस रूट भी इंजेक्टेड है। इसमें क्या होगा कि पेशेंट को अपनी कॉन्शियसनेस फील नहीं होगी, शॉक लाइक सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम एक एक जो हमारे पास एलर्जन की टाइप है उसे एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है इनहेलेंट। हमने देखा कि इनहेलेंट टाइप जो है वो थ्रू नोज़ हमारी बॉडी के में इंटर होगी। अब हवा जो हम सांस लेते हैं तो वो एयर से लेते हैं, हवा के अंदर ये एलर्जन डिस्पर्स होंगे, बिखरे हुए होंगे। आप सांस ले रहे हो, हवा के साथ साथ ये एलर्जन आपकी बॉडी के अंदर इंटर हो रहे हैं। अब ये दो तरह के इफेक्ट कर सकते हैं, लाइक लोकल एंड सिस्टेमिक। लोकल का मतलब है मकामी, नाक के ज़रिए सांस अंदर लेके गए। अगर एलर्जन को जो हमारे नोज़ हेयर्स हैं, नाक के बाल हैं, उसने पकड़ लिया, ट्रैप कर लिया, तो ये हमारे पास लोकल इफ़ेक्ट होगा कि एलर्जन नाक से ही हमारी बॉडी इसको क्या करेगी, फ्लू की वजह से एक्सपेल कर देगी, बाहर निकाल देगी नाक से। लेकिन अगर किसी भी रीज़न की वजह से वो एलर्जन हमारी लंग्स तक रीच हो गया, हमारे फेफड़ों में चला गया, तो फिर वो सिस्टेमिक इफ़ेक्ट देगा। लोकल इफ़ेक्ट इतना डेंजरस नहीं होता एज़ कम्पेयर टू सिस्टेमिक, क्योंकि इसमें पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। अगर हम इनहेलेंट को देखें, डिस्पर्स इन एयर, हवा में बिखरे हुए हैं और रिस्पायरेटरी ट्रैक से बॉडी के अंदर दाखिल होंगे। सबसे कॉमन जो हमारे पास एग्जांपल है वो हैं पोलन्स। जो फ्लावरिंग प्लांट के पोलन्स हैं वो इसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि पोलन क्या है। मौसम बहार में पौधों पे फूल उगने से पहले छोटे छोटे सीड टाइप पोलन प्रोड्यूस होते हैं, जो हवा में डिस्पर्स होते हैं, बिखरते हैं। अगर हवा चल रही है तो वो हवा के अंदर शामिल हो जाते हैं, और फिर कोई भी बंदा जो प्लांट के पास से गुजर रहा है, नाक के ज़रिए वो सांस के रूट्स में दाखिल हो जाते हैं, तो वो एलर्जिक सिम्टम कॉज करते हैं। ये इनहेलेंट रूट है। पोलन इज़ द सेल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। कह रहे हैं पोलन जो हैं वो पौधे जिन्हें फूल लगते हैं उनके पहले सेल होते हैं, इंक्लूडिंग ट्रीज़। ये दरख्त हो सकते हैं, ग्रासेस हो सकती हैं, वीर जड़ी बूटियाँ हो सकती हैं। पोलन जो है वो मोस्ट कॉमन कॉज है सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस। सीजनल का मतलब है मौसम, क्योंकि सारा साल तो फूल नहीं उगते, स्पेसिफिकली मौसम होता है, स्प्रिंग सीजन में ये ज़्यादा देखने को मिलते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस, ये एलर्जी राइनाइटिस मतलब नोज़ से रिलेटेड एलर्जी कॉज करते हैं, सम टाइम नोन एज हाई फीवर, क्योंकि इस कंडीशन में सबसे पहले कोई भी चीज़ जो आपकी बॉडी के अंदर दाखिल हो, जिस्म का हिस्सा ना हो, तो बॉडी रिस्पॉन्स करती है बुखार की फॉर्म में, लाइक टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है। नेक्स्ट इज़ डस्ट माइट्स। हमारा फर्नीचर, कपड़े, बेड की चादर, तकियों के कवर, पिलो केस वगैरह, उन सब के ऊपर डस्ट माइट्स रहते हैं। डस्ट माइट्स ये हमारे पास माइक्रोस्कोपिक जर्म्स टाइप होते हैं जो अपनी पूरी ज़िंदगी हमारी इन सर्टन चीज़ों पे स्पेंड कर देते हैं, लाइक फर्नीचर पे, कपड़ों पे, तकिए के कवर पे और चादरों पे। अगर कोई बंदा इसे फ्रीक्वेंट वॉश नहीं कर रहा, आप इसे बार बार वॉश नहीं कर रहे, या एक स्पेसिफिक टाइम में आप इसकी सफाई धुलाई नहीं कर रहे, तो क्या होगा कि डस्ट माइट की ज़िंदगी तो इधर ही गुजरनी है। वो उनका खाना पीना भी वही है, उनकी एक्सक्रीट करने की जगह भी वही है, तो क्या होगा कि उनका डायरेक्ट कांटेक्ट आपकी स्किन के साथ होगा, एक्नी और डर्मेटाइटिस हो जाएगा। तो डस्ट माइट्स माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो अपनी पूरी ज़िंदगी हमारे घरों के फर्नीचर, कपड़ों पे स्पेंड कर देते हैं। आप जब इसको वॉश आउट करते हो किसी चीज़ को, तो डस्ट माइट की जो काउंट होगा उसमें रिडक्शन देखने को मिलती है। तो अगर आप इसे फ्रीक्वेंट क्लीनिंग नहीं कर रहे तो स्किन के प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे, डर्मेटाइटिस, क्योंकि जिस चीज़ का कॉन्टैक्ट फर्स्ट पे हो रहा है ना, उसका इफेक्ट ज़्यादा देखने को आपको नज़र आएगा। अब हम टॉपिक पढ़े थे इनहेलेंट का। इनहेलेंट थ्रू नोज़ आपकी बॉडी के अंदर जा रहे हैं, तो उसके जो सिम्टम्स हैं इनहेलेंट की वजह से जो देखने को मिलेंगे, स्नीजिंग, कंटिन्यूसली स्नीजिंग होगी, छींकें आने स्टार्ट हो जाएंगी, आइज़ लक्रिमेशन, आंखों से आंसू निकलेंगे, कुछ कंडीशंस में आइज़ ड्राई हो जाएंगी, और रेडनेस ऑफ आई जो है वो कॉमन है। इसके बाद स्वेलिंग ऑफ नेज़ल कैविटीज़, जो नाक जिस रूट से आप सांस ले रहे हैं, नॉस्ट्रल्स के हैं, वो स्वेल हो जाएंगे, सूज जाएंगे। ये हमारे पास 3 कॉमन सिम्टम्स हैं जो हमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है इंजेस्टेड एलर्जन। इंजेस्टेड मतलब कि ये फूड के रूट से आपकी बॉडी के अंदर इंटर होंगे और माउथ के थ्रू आप इसको लोगे। अब यह है कि आप खाना खा रहे हो, ये नहीं है कि आपने जो नवाला या बाइट है वो आपने अभी मुंह में रखी है और सलाइवा के साथ वो मिक्स हो रही है, एकदम से आपकी बॉडी ने परसेप्ट कर दिया कि इससे एलर्जी है, इसे एक्सपेल आउट करना है, ऐसा नहीं होगा।
वो खाना डाइजेशन उसकी स्टार्ट भी हो सकती है और या वो सिर्फ आपके मैदे में भी दाखिल होगा। तो इसके सिम्टम स्टार्ट होते हैं 20 मिनट से कुछ घंटों तक, जब तक वो फूड आपकी बॉडी में स्टे करता है। फूड एलर्जी है एबनॉर्मल रिस्पॉन्स है कुछ फूड्स की तरफ। ऐसा हमने पहले देखा कि 8 फूड हैं जिनसे 90% लोगों को एलर्जी है। अप्रॉक्सीमेटली 90% पूरी दुनिया के लोगों को इन 8 फूड से एलर्जी है, जिसमें सबसे टॉप पे है मिल्क। फिर कुछ लोगों को एग प्रोटीन से एलर्जी है। सेलिक डिसीज़ है कि आप गंदम नहीं खा सकते और इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें आप अवॉइड करेंगे, उसकी एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी नहीं करा रही। अगर आप वही यूज़ कर रहे हो तो ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, आपका जो वेट है वो एक जगह पे स्टक हो जाएगा। दैन मूंगफली से कुछ लोगों को एनर्जी है। फ़िश से हो सकती है। कुछ ऐसे खाने जो हमने कभी यूज़ नहीं किए लाइक सी फूड, अगर आप उसको भी फ़र्स्ट टाइम यूज़ करोगे तो वो भी पता चल जाएगा कि आप उससे प्रोन टू एलर्जिक हो या नहीं। अब फूड एलर्जी है, खाने से एलर्जी है, तो जो सिम्टम्स होंगे वो आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले वॉमिटिंग होगी कंटिन्यूसली, अगर वॉमिटिंग हो रही है, पेट ख़राब है तो वो डायरिया, क्रैम्प्स मतलब पेट में मरोड़ स्टार्ट हो जाएंगे। वो सारे पार्ट्स जो आपने यूज़ किए डाइजेशन में लाइक टंग, लिप्स एंड माउथ, ज़ुबान, होंठ और गला, उसमें स्वेलिंग हो जाएगी। स्वेलिंग हो जाएगी तो सांस का प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली देखने को मिलेगा। सांस लेंगे तो एक ऐसी वॉइस होगी कि लाइक खराटों की आवाज़ हो रही है। सब कुछ आपकी बॉडी से जब एक्सपेल आउट हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली लो हो जाएगा। एक सिम्टम दूसरे सिम्टम से रिलेट करता है। अगर आप इसको एक प्रॉपर वे में याद करोगे, वॉमिटिंग हुई बॉडी से कंटिन्यूसली वॉमिटिंग, डायरिया, पेट में मरोड़ पड़ने स्टार्ट हो गए, जो ऑर्गन्स खाने की डाइजेशन में शामिल थे सब में स्वेलिंग स्टार्ट होगी तो हर एक ऑर्गन अफेक्ट हो रहा है। सांस लेने में मसला आएगा, बीपी ऑटोमेटिकली लो हो जाएगा। और ऐसा क्योंकि गला भी इन्वॉल्व है तो उसमें क्या होगी, टाइटनेस हो जाएगी। अब हमारे पास नेक्स्ट टाइप है, जो हमारे पास एलर्जेंस की टाइप्स हम देख रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आता है इंजेक्टेबल। इंजेक्टेबल मतलब इंजेक्शन के थ्रू ये बॉडी में जाएगी। सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो होगा, साइड इफ़ेक्ट होगा इंजेक्टेबल का, क्योंकि ये डायरेक्ट आपके ब्लड में शामिल हो रही है। अब इसकी एग्जांपल है हमारे पास कि इंजेक्शन ऑफ मेडिसिन, कोई ऐसा इंजेक्शन है जिस तरह कुछ लोगों को डिक्लोफेनिक सोडियम सूट नहीं करता, पेंसिलिन से बहुत से लोग एलर्जिक होते हैं। देन इंसेक्ट स्टिंग, किसी भी इंसेक्ट की बाइट भी इसमें शामिल है। अब अगर हम इसके सिम्टम देखें तो सिम्टम जाहिर सी बात है, जिस जगह पे इफेक्ट हो रहा है सिम्टम भी उसी जगह पे आपको देखने को मिलेंगे। स्किन पे हो रहा है, स्किन पे होगा डर्मेटाइटिस, ठीक है। स्किन पे अगर वो बाइट कर रहा है इंसेक्ट तो डर्मेटाइटिस हो जाएगा, इचिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर इंजेक्शन को हम देखें, इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट, तो सबसे पहले क्या होगा, डिजीनेस मतलब चक्कर आने स्टार्ट हो जाएंगे, पेशेंट इन द वे ऑफ शॉक चला जाएगा। देन कॉन्शियसनेस, उसके जो हवास होंगे वो जगह पे नहीं रहेंगे। ये सबसे डेंजरस टाइप है हमारे पास एलर्जी की। अब कॉन्टैक्ट एलर्जन अगर हम देखें, कॉन्टैक्ट का मतलब होता है टच, वो बॉडी के साथ टच हो रहे हैं, ज्वेलरी हो सकती है, कॉस्मेटिक्स और पेट्स बॉडी के साथ टच हो रहे हैं ना, तो जो फर्स्ट साइन हमें देखने को मिलेगा वो होगा डर्मेटाइटिस, क्योंकि वो आपकी स्किन के साथ टच हो रहे हैं। अब हम जो जनरल एलर्जी है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और देन टाइप्स ऑफ एलर्जी को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट टाइप जो है वो हमारे पास वो एलर्जी है जो हमें फ़ौरन देखने को मिलेगी, तो इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी लाइक फ़ौरन से अपना अफेक्ट करेगी। ये है टाइप 1 और इसे जनरल एलर्जी भी बोलते हैं। लाइक पेपर में अगर NTS के थ्रू सवाल आ रहा है कि एलर्जी पे नोट लिखें या एलर्जी का मैकेनिज़्म लिखें, ठीक है, या कूम्स क्लासिफिकेशन की फ़र्स्ट टाइप लिखें, तो हमारे पास ये है टाइप्स ऑफ एलर्जी की फ़र्स्ट टाइप, जिसे इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं। सिंपल वे में देखेंगे, कोई भी एंटीजन जिस्म के अंदर दाखिल हुआ, जिस्म ने उसको मारने के लिए एंटीबॉडीज़ बना दी, एंटीबॉडीज़ का कोई नाम होगा, फिर सेल रिलेटेड होते हैं एंटीबॉडीज़ से। बेसोफिल सेल्स हैं जो एंटीबॉडीज़ को ग्रो अप करने में हेल्प करेंगे। मास्ट सेल हैं जो एंटीबॉडी को लेके जाएंगे एंटीजन के पास, फिर रिलीज़ करेंगे हिस्टामिन, और हिस्टामिन बॉडी के सर्टेन पार्ट्स पे अफेक्ट करेगी। स्टार्ट से देखते हैं, एलर्जन इंटर इन बॉडी, एलर्जन हमारे जिस्म के अंदर दाखिल हुआ। एंटीबॉडीज़ जो कि IgE क्लास की हैं, बेसोफिल सेल्स पे प्रेजेंट होती हैं, ये क्या करेंगी कि एलर्जन के पास लेके जाएंगी, एंटीजन जो होगा एंटीबॉडी को उसके पास लेके जाएंगी। मास्ट सेल जो है वो एक रास्ता या गाड़ी की तरह हेल्प करेंगे कि बेसोफिल्स और हमारे पास जो एंटीबॉडीज़ हैं दोनों मास्ट सेल के साथ जुड़ के जाएंगी एंटीजन के पास, और वहाँ जाके रिलीज़ कर देंगी हिस्टामिन। हिस्टामिन हमारे पास एक केमिकल है जो अपना इफेक्ट शो करेगा। अब अगर हम एग्जांपल देखें लोकल और सिस्टमिक के हवाले से, लोकल का मतलब होता है मकामी, मींस कि आपने कोई चीज़ इनहेल किया, वो नाक में ही ट्रैप हो गया, तो एलर्जिक राइनाइटिस जो कि पोलन एक्सपोजर की वजह से दिखने को मिलेगा,
पोलन अगर नाक में ही ट्रैप हो गया है तो हमारे पास होगा एलर्जिक राइनाइटिस, लेकिन अगर पोलन चला गया है लंग्स के अंदर तो सिस्टमिक कोलैप्स हो सकता है। जो डेंजरस टाइप है ना वो हमारे पास है सिस्टमिक की, ठीक है। सर्कुलेटरी और रिस्पायरेटरी सिस्टम का कोलैप्स हो सकता है, ये किसी भी फूड की वजह से हो सकता है, ड्रग की वजह से हो सकता है, लाइक इंसेक्ट बाइट से हो सकता है। ये जो हमारे पास है इंसेक्ट, ड्रग एंड ये दोनों टाइप्स जो है हमारे पास ये ड्रग सर्कुलेटरी सिस्टम को रिलेट करती हैं क्योंकि ब्लड में इंजेक्ट होता है, ठीक है। और रिस्पायरेटरी सिस्टम में कि कोई पोलन है वो आपकी लंग्स तक रीच होगी या उसकी तो वो प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन कॉज करेगा। टाइप 1 एलर्जी, बेसिक मैकेनिज्म बताना है, साथ ही एग्जांपल्स की हेडिंग डालनी है, लोकल और सिस्टमिक की एग्जांपल लिखनी है। उसके बाद हमारे पास है टाइप 2 एलर्जी जिसका नाम है एंटीबॉडी मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी, लाइक कि इसमें एंटीबॉडी शामिल हैं। वन थिंग शुड बी केप्ट इन माइंड कि हमारा जो ब्लड ग्रुप है ना उस पे पॉजिटिव या नेगेटिव जो हम बोलते हैं ए पॉजिटिव या ए नेगेटिव, वो RH फैक्टर की वजह से होता है। RH फैक्टर एक प्रोटीन है, अगर ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप इज़ RH पॉजिटिव, मतलब A पॉजिटिव या B पॉजिटिव। अगर RH प्रोटीन हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं है, मौजूद नहीं है, ठीक है, मतलब RH प्रेजेंट नहीं है तो RH नेगेटिव हो गया, तो फिर ब्लड ग्रुप क्या होगा, वो हमारे पास नेगेटिव को रिलेट करेगा। अगर RH प्रोटीन प्रेजेंट है ब्लड ग्रुप इज़ पॉजिटिव, RH प्रोटीन एब्सेंट है ब्लड ग्रुप इज़ नेगेटिव। अब हमने देखा कि एंटीजन ये होता है कि वो चीज़ जो हमारे जिस्म में पहले एक्सपोज नहीं हुई, हमारा इम्यून सिस्टम उसको नहीं जानता, नहीं पहचानता, वो उसके लिए एंटीजन है। लाइक इन प्रेगनेंसी हमारे पास जो मदर है, ठीक है, जो हमारे पास मदर है वो है हमारे पास RH पॉजिटिव, उसका ब्लड ग्रुप है A पॉजिटिव। और जो हमारे पास बेबी है, जो फीटस है, जो भी फुली डेवलप नहीं है, वॉर्म्ड ऑफ मदर, माँ के पेट में जो बच्चा है उसका ब्लड ग्रुप हमारे पास नेगेटिव है, फादर से उसने रिलेट किया है तो उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। अब जो माँ है उसकी बॉडी के अंदर पॉजिटिव तो है बट उसके अंदर नेगेटिव ब्लड ग्रुप नहीं था, तो ये इसके लिए न्यू चीज़ है। अब प्लेसेंटा जो फीटस है, जो बेबी है नॉट फुली डेवलप्ड, उसको और मदर के बीच में सेपरेशन होती है प्लेसेंटा के थ्रू। अगर प्लेसेंटा में कोई प्रॉब्लम हुई है या कोई कॉम्प्लिकेशन हुई है और जो बेबी का ब्लड है, जो फीटस का ब्लड है वो चला गया है माँ के अंदर, अब जो मदर बॉडी है उसके लिए ये न्यू चीज़ है, तो मदर का ब्लड क्या करेगा, वो हमारे पास एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट करेगा, वो किल करने की कोशिश करेगा ब्लड के जो कुछ ड्रॉपलेट्स इंटर हो गए हैं उसकी बॉडी के अंदर। लेकिन क्योंकि हर एक चीज़ का कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंस होता है तो नेचर ने ये यहाँ पे एक एडवांटेज दिया है कि जो एंटीबॉडीज़ हैं वो IgG बनेंगी। IgG जो होती है इतना फास्ट इफेक्ट नहीं करती, तो IgG प्लेसेंटा को ऐसा क्रॉस नहीं करेंगी। अब क्या हो रहा है कि जो बेबी है अभी उसकी बर्थ नहीं हुई, इस डिसीज़ को बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोलिसिस फिटालिसिस। इसमें एरिथ्रो मतलब RBCs, ब्लास्टोलिसिस मतलब ब्लास्ट हो जाएंगे, फिटालिसिस फीटस के। अब प्लेसेंटा क्या करेगी, एक तो हमारे पास एंटीबॉडीज़ भी स्लो हैं, सेकंड प्लेसेंटा क्या करेगी, उसकी क्रॉसिंग को स्टॉप करेगी। लेकिन अगर वो क्रॉसिंग को स्टॉप नहीं कर पा रही तो फिर क्या होगा कि मिसकैरेज होने के चांसेस हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, कॉन्सिक्वेंस मीन्स कि इसमें ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, दैन फ़ौरन से मेडिकल हेल्प ले लेंगे, मेडिकल असिस्टेंस ले लेंगे तो ये प्रॉब्लम जो होता है इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड टाइप 2 की एग्जांपल है मैस्थेनिया ग्रेविस, जिसमें हमारी बॉडी के स्केलेटल मसल्स प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेंगे, हमारे कंट्रोल में नहीं रहेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो कुछ जो ओल्ड लोग हैं उनकी अगर आप आईलेट देखें तो वो अपनी आईज़ को प्रॉपर्ली आईलेट को मूव नहीं कर सकते। दिस इज़ मैस्थेनिया ग्रेविस। अभी हमने टाइप 1 और टाइप 2 को जनरली देखा है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको प्रॉपर्ली एक दफ़ा गो थ्रू करेंगे। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, यू आर फील फ्री टू आस्क। थैंक यू सो मच।